वेलकम टू द 6th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजिंग योर क्रॉप, दैट इज टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप। इसके पहले कुछ वीडियोस जो हो चुके हैं उसमें आप देख सकते हो कि हमने बात किया था कि हमको क्रॉप इंप्रूवमेंट की जरूरत है बिकॉज पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमको उसी लैंड में बेटर एंड बेटर आउटपुट की जरूरत है। और बेटर एंड बेटर आउटपुट के लिए हम लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन ये इंडिया में देखने को मिला है, जिसमें इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। सिमिलरली व्हाइट रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मिल्क। नाउ हमने ये देखा कि अगर हमको अच्छा प्रोड्यूस, क्रॉप का प्रोड्यूस चाहिए, तो हमको सबसे पहली बात क्रॉप की वैरायटी को मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप कौन से सीड्स डाल रहे हो। सो यू विल टेक सीड्स विच आर हाइब्रिड सीड्स, जो अलग अलग वेराइटीज के बेस्ट क्वालिटीज जिसमें रहते हैं। एक बार वो सीड सिलेक्ट कर लिए और आपने सो कर लिया, देन यू विल सी कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। ओके, सो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम लोगों ने ये देखा था कि जब आप उसको मैन्योर देते हो, फर्टिलाइजर देते हो, तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसके साथ साथ इरिगेशन भी हमने देखा था, और हमने देखा था क्रॉपिंग पैटर्न्स कि आप उसको ऑब्वियसली पानी की जरूरत होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर यू सो द सीड्स। एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, आप कैसे सो करते हो सीड्स, आप मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हो या इंटर क्रॉपिंग करते हो या क्रॉप रोटेशन करते हो, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू डिटरमाइन इफ योर सॉइल will be nutrient rich after many years or not. Right now we will look at the next aspect, that is protection management. अभी क्रॉप आपका ग्रो हो रहा है, आपने इरिगेशन अच्छे से किया है, आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग या इंटर क्रॉपिंग भी कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको यह देखना है कि जो क्रॉप आपका ग्रो हो रहा है, वो क्रॉप को क्या क्या चीजें खराब करने के लिए तैयार है। कौन सी चीजें हैं? फील्ड क्रॉप्स आर इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट्स एंड डिजीजेस व्हिच कैन कॉज ह्यूज लॉसेस। तो हम एक एक करके देखेंगे, पर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो बहुत सारे साल पहले आयरलैंड में पोटैटो फार्मर्स के केस में पोटैटो जो क्रॉप था उसको एक डिजीज हुआ और 4 साल तक वहां पर फैमिन हो गया। 4 साल तक वो डिजीज इतना ज्यादा प्रेवलेंट था दैट द पोटैटो ग्रोथ वाज रिड्यूस्ड बाय अ ह्यूज एक्सटेंट, और वहां के लोग फैमिन की वजह से काफी लोग मरने लग गए। सो डिजीजेस विच आर प्लांट डिजीजेस, दे कैन बी अ बिग रीजन फॉर ह्यूज लॉसेस। ओके, सो हम एक एक करके देखते हैं वीड्स, इंसेक्ट्स वगैरह वगैरह कैसे अफेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप को। वीड्स अगर आप देखो तो कुछ चीजें, सॉइल है तो आप वो सॉइल में देखोगे तो सिर्फ क्रॉप्स नहीं ग्रो होंगे ना, कुछ भी ग्रो हो सकता है। अगर मिट्टी वैसी ही पड़ी रहती है तो चीजें उगने लगती है। सो दीज आर अनवांटेड प्लांट्स इन कल्टिवेटेड फील्ड्स। मतलब अगर ऐसे नॉर्मली घास उग रही है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मेरे क्रॉप फील्ड में जहां पर मुझे अपना क्रॉप उगाना है वहां पर अगर वीड हो या अनवांटेड प्लांट्स हो, देन दे आर कॉल्ड वीड्स। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ज़ैंथियम, पार्थेनियम वगैरह वगैरह। नाउ वीड से हमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारा क्रॉप भी ग्रो हो रहा है और वीड भी ग्रो हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि दे विल कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो टेकन फ्रॉम द एयर, तो दे विल कंपीट फॉर द न्यूट्रिएंट्स विच आर इन द सॉइल। दे विल आल्सो कंपीट फॉर स्पेस, जगह कम पड़ेगी ना, सो रूट्स को फैलने के लिए जगह कम पड़ेगी। तो इस तरीके से वीड्स आर कंपटीशन, और कंपटीशन की वजह से हमारे प्लांट्स का ग्रोथ कम होगा डेफिनेटली। इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे है ना, कभी कभी आम में या आपके टमाटर में या कहीं कहीं पे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ चीजें अंदर होती है। अगर आप उसको काटो और ध्यान से देखो तो कभी कभी आपको इंसेक्ट्स दिखते हैं। वो इंसेक्ट्स के साथ साथ और भी टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जो बाहर से उसको खाते हैं। तो insects can do 3 things, can affect your crop in 3 ways. They can cut the root, stem and leaves. कट कर सकते हो उसको, खा सकते हो। Okay? They can ingest, they can suck the cell sap
वो बहुत छोटे छोटे जो होते हैं वो सेल का जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटोप्लाज्म है, उसको वो निकाल सकते हैं, मतलब सेल डेफिनेटली डेड हो जाएगा। उसके बाद स्टेम एंड फ्रूट में भी वो घुस जाते हैं। तो आपने बहुत सारे फोटोज भी देखे होंगे, नहीं तो मैं भी दिखा ही रहा हूं आपको कि फ्रूट्स में ऐसे इंसेक्ट्स लग जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत अंदर होल कर देते हैं और अंदर चले जाते हैं। नाउ देयर कैन बी पैथोजेंस, नाउ दीज आर वेरी अंडरस्टैंडेबल अगर आप समझो। सो एनिमल्स आर डेफिनेटली अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस। यस, नाउ प्लांट्स को भी अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस डिजीजेस करते हैं। डिजीज का मतलब क्या? बैक्टीरिया जब वहां चला जाता है, वायरस, फंगस वहां जब चला जाता है प्लांट के ऊपर, तो वो उसको खाने लगता है, वो उसके न्यूट्रिएंट्स लेने लगता है और प्लांट की हेल्थ खराब होने लग जाती है। सो विच कॉजेज डिजीजेस एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल, वाटर एंड एयर। तो देखो, सॉइल में भी ये पैथोजेंस हो सकते हैं, फंगस, वायरसेस वगैरह वगैरह, उनके एग्स हो सकते हैं। एयर के थ्रू भी यहां से वहां ट्रांसफर हो सकता है, और वाटर के थ्रू तो डेफिनेटली हो सकता है। वो सीड्स या एग्स अगर इंसेक्ट्स के बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के अगर सेल्स या एग्स ट्रांसपोर्ट हो गए थ्रू वाटर, एयर और सॉइल, they will definitely enter the plants. So these are the ways in which plants can be affected. और उसकी वजह से ह्यूज लॉसेस हमको हो सकते हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैम। तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स। बहुत फेमस है, आपने सुना है कि पेस्टिसाइड्स जब हम छिड़कते हैं प्लांट्स पर, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, पेस्ट मतलब जो भी ये सब आप देख रहे हो, पैथोजेंस, इंसेक्ट्स वगैरह, तो ये पेस्टिसाइड्स हैं। क्या क्या तरीके हैं पेस्टिसाइड्स के, क्या क्या प्रकार हैं? हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। बेसिकली अगर आप देखो, साइड्स मतलब किलिंग, तो हर्बिसाइड्स इंसेक्ट्स को मारना, फंगस को मारने वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो केमिकल्स आप यूज करते हो। आर केमिकल्स स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स, या फिर हम सीड को भी प्रिपेयर कर लेते हैं बाय यूजिंग दीज केमिकल्स, एंड वी ऑल्सो प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल में भी हम लोग लगा देते हैं, सो दैट सॉइल से जो ट्रांसमिट होने वाले हैं वो वहां पर ही खत्म हो जाए। बट एक्सेसिव यूज ऑफ poisonous chemicals can be adversely affecting to the plants and animals and the environment. आपने सुना होगा कि आपके खाने में बहुत सारा पेस्टिसाइड आ जाता है, सुना ना आपने? पहले पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन प्रेशर यू हैव टू हैव मोर एंड मोर क्रॉप प्रोडक्शन, जिसकी वजह से आपको ये लॉसेस को मिनिमाइज करना है और उसके लिए आपको कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। बट अगर एक्सेसिव यूज करेंगे देन इट विल बी पॉइजनस फॉर प्लांट्स एज वेल। यस, हम प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, प्लांट्स को भी पॉइजनस हो सकता है। एनिमल्स को, यस डेफिनेटली इट विल pollute the environment, pollute the let's say water bodies etc. तो एनिमल्स में भी वो पोल्यूशन पहुंच सकता है। एनवायरमेंट में क्या है? यही तो है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। नाउ देयर आर सम वेज which are better ways of let's say avoiding these problems or removing these problems or eradicating these problems. There are preventive measures, there are better ways which you can take into consideration, which are weed control can be done by mechanically removing. हम weedicide भी यूज कर सकते हैं, वीड मारने के केमिकल्स भी हो सकते हैं, बट देन वी कैन यूज मैकेनिकल रिमूवल जिससे पोल्यूशन नहीं हो। और प्रिवेंटिव मेजर और भी हो सकती है, जैसे प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन मतलब जमीन जहां सॉइल आप सीड्स डालने वाले हो, वो बेड प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो आप? उसको अच्छे से प्लॉइंग करो, है ना? जो भी उसमें लेट से उसमें कुछ एग्स हैं, कुछ फंगाई है वगैरह, इन सबको पहले से ही रिमूव कर दो, प्रिवेंटिव मेजर है ये। तो ऐसा ना हो कि बाद में वो ग्रो होने लग जाए और फिर आपको लगे अरे अभी अब दवाई डालो इसमें। सो पहले से ही प्रिपरेशन करो, ओके? उसके बाद सीड्स को टाइम पे डाल दो। अगर सीड्स को टाइम पे नहीं डाल पाए तो वीड्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप पहले ही सीड्स को बराबर टाइम पे डाल दो। उसके बाद इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन की वजह से वीड बहुत ज्यादा डिस्करेज होते हैं, स्ट्रेस आता है वीड्स पे, तो वीड ग्रो ही नहीं हो पाते ज्यादा,
क्योंकि हम प्लांट्स जब ग्रो करते हैं अलग अलग टाइप के, सो न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं प्लांट्स और न्यूट्रिएंट्स वापस भी करते रहते हैं, सो क्रॉप रोटेशन में. सो वीड्स आर discouraged in that way to grow. So that's a very nice way of preventing weed. Then summer plowing. Summer plowing मतलब जब बहुत गर्मी होती है और अभी बारिश होने ही वाली है. So let's say मई के महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब जून में बारिश होने वाली है सपोज, तो कुछ दिन पहले आपने बहुत ज़्यादा समर में प्लॉइंग कर दिया, मतलब आपने वो मिट्टी को उल्टा पुल्टा सब कुछ कर दिया, टिलिंग ऑफ द लैंड कर दिया. उसकी वजह से क्या होगा, जो भी वीड्स उसमें ग्रो हो रहे हैं या जो अंदर सॉइल के अंदर जो फंगस वायरसेस वगैरह जो भी ग्रो हो रहे हैं, वो जब समर हीट को एक्सपोज हो जाते हैं, पहले तो जमीन के अंदर थे, आपने प्लॉ किया उल्टा हो गया, अब वो जो एक्सपोज होंगे गर्मी में, दे विल बी डेड बिकॉज ऑफ दैट मच हीट. सो समर प्लॉइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, जिससे आप वीड या पेस्ट इनको कंट्रोल कर सकते हो. वन मोर थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन यूज पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ सीड्स. ऑलरेडी वेराइटी ऑफ सीड्स ऐसे हमने ली जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, दवाई नहीं लगानी पड़ी हमको. जैसे ऐसे कुछ सीड्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं, जैसे कि बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल. बीटी का मतलब है बैसिलस thuringiensis, इज अ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करा है हमने कॉटन के सीड को यूजिंग सम जीन ऑफ बैसिलस, मतलब बैक्टीरिया. तो हमने कॉटन के डीएनए में बैक्टीरिया का डीएनए डाला है, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी. ठीक है, तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा है कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके भी आप हाइब्रिड सीड्स बना सकते हो. सो यू कैन चूज दीज सीड्स जिससे आपको और केमिकल्स ना डालना पड़े टू किल द लेट्स से फंगाई बैक्टीरिया. हमारे सीड ही ऑलरेडी रेजिस्टेंट है. सो दैट वे दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स विच यू कैन यूज. सो लेट्स टेक सम क्वेश्चंस नाउ. Question number 1 asks you on page 208, which of the following conditions will give most benefits and why? So they are saying farmers use high quality seeds, very good. Do not adapt irrigation or use fertilizers. तो सीड्स अच्छी है बट इरिगेशन नहीं करेगा, फर्टिलाइजर नहीं यूज करेगा तो प्रॉब्लम होगी. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही हो बट एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर. फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड्स, ऑर्डिनरी सीड्स यूज करेगा तो फिर ये सब चीजें अफेक्ट करेगी. बट एडॉप्ट्स इरिगेशन एंड यूज फर्टिलाइजर. देन अगेन सो उसने फर्स्ट मेथड अच्छा किया, सेकंड अच्छा नहीं किया, कभी फर्स्ट अच्छा नहीं किया तो सेकंड अच्छा किया. बट आइडियली उसको क्या करना चाहिए, उसको दोनों मेथड अच्छे से करने चाहिए, इनफैक्ट तीनों मेथड्स. फार्मर्स यूज क्वालिटी सीड्स, एडॉप्ट्स इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स भी लगाता है एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स भी करता है. तीनों चीजें देखो, कौन सी तीनों चीजें हैं, वैरायटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी वो बेस्ट क्रॉप ग्रो होगा. राइट, सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ऑन पेज 209, व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रिफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स. नाउ वो बोल रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों अच्छे हैं या बायोलॉजिकल मेथड्स क्यों अच्छे हैं. बायोलॉजिकल मेथड्स मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट सीड्स ऐसे यूज किया हमने. सो बायोलॉजी ऐसे क्यों की. सी अगर आपने पहले से लेट्स से सीड बेड प्रिपरेशन बराबर नहीं किया, टाइमली सोइंग नहीं किया, इंटरक्रॉपिंग वगैरह जो आप कर सकते थे विदाउट यूजिंग केमिकल्स आपने नहीं किया, देन यू विल हैव टू यूज केमिकल्स विच विल लीड टू सम काइंड ऑफ डैमेज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पोल्यूशन. So definitely prevention is better than cure. So you use things like these preventive measures so that pollution leads to. Correct? अब इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट हम लोग स्टोरेज की बात करने वाले हैं, जहां पर ध्यान से स्टोरेज नहीं करने से भी क्रॉप का नुकसान हो जाएगा. So इसको हटाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट. Let's talk about the last step in protecting your crops from the final stage. अभी तक आपने बहुत सारे स्टेप्स अच्छे से कर लिए, अच्छे से सीड्स चूज कर लिए, इरिगेशन अच्छे से कर लिया, ग्रोइंग पैटर्न्स भी हमने देख लिया, फर्टिलाइजर मैन्योर भी डाल दिया हमने, उसके बाद वीड से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी कर लिया. अब क्रॉप अच्छे से आ चुका है. अब हम उसको जब हार्वेस्ट करेंगे ग्रेन्स को, तब उसको स्टोर भी तो करना है टिल द नेक्स्ट सीजन ऑफ क्रॉप्स.
तो इतना सारा क्रॉप स्टोर करने के लिए हमको उसको खराब होने से प्रोटेक्ट करना है। तो आपने घर में अपने देखा होगा कि अगर आपके घर में बहुत सारा गेहूं है, बहुत सारा चावल है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उसमें नीम के पत्ते डाल के रखते हैं, पहले उसको धूप में सुखाते हैं, है ना, फिर बहुत सारी चीजें आप लोग करते हो उसको। सो उसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ग्रेन्स को कौन सी चीजें खराब करने के लिए रेडी है। स्टोरेज लॉसेस आर कॉज्ड बाय बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक मतलब लाइफ फैक्टर्स, जैसे कि इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स आ जाएं आपके तो आपने घर में देखा होगा कुछ कुछ चीज़ों में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, चावल में या गेहूं में इंसेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप फिर उसको हटाते हो, धूप दिखाते हो वगैरह वगैरह। रोडेंट्स मतलब जैसे कि चूहे, वो उसको खाने लग जाते हैं तो वो खराब हो जाता है। फंगस, माइट्स एंड बैक्टीरिया भी लग सकता है। यस, अगर ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो जाए तो फंगल ग्रोथ भी हो जाती है, जैसे आपके ब्रेड के ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाती है। देन दीज आर ऑल्सो सम इंसेक्ट्स विच कैन ईट इट। बैक्टीरिया भी उस पर लग सकता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपका या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड एबायोटिक फैक्टर्स विच आर मॉइस्चर, अगर ज़्यादा गीला रहे तो वो अपने आप मॉइस्ट होके चीज़ें खराब, सूखी रहती है चीज़ें तो स्टोर अच्छे से रहती है। एंड टेम्परेचर कंडीशंस आपने देखा होगा, हर चीज़ का अपना एक स्टोर करने का टेम्परेचर होता है, लिखा रहता है ना, स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेस। सो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉइस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉइस्चर ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए तो उसकी लाइफ कम हो जाती। दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, क्वालिटी खराब हो जाती है ना। मतलब कि अब अगर सपोज आपने देखा कि फंगस लग गया उसको, तो क्वालिटी खराब हो जाती है ना, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाती है, बिकॉज फंगस उसी पर तो ग्रो हुआ है, सो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू खराब हो जाती है अगर आपने धोके भी यूज किया तो। इट कॉजेज लॉस इन वेट, जैसे मैंने आपको बोला, अगर रोडेंट्स ने खा लिया उसको तो आपका नुकसान हो रहा है ना, वजन कम हो जाता है आफ्टर सम टाइम। पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब कि वो जो सीड्स अगर है आपके, अगर वो खा लिए या फंगस वगैरह लग गए तो वो जर्मिनेट नहीं होते, कभी कभी उसमें होल्स हो जाते हैं। आपने देखा है कभी कभी पल्सेस में, मूंग में वगैरह होल हो जाते हैं, उसमें इंसेक्ट्स घुस जाते हैं। सो देन दे कैन नॉट जर्मिनेट बिकॉज वो सीड उसने होल करके अंदर चला गया है। वो डिसकलरेशन भी हो सकता है, कलर ही खराब हो जाए, है ना। कभी कभी आपके ग्रेन का कलर खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, राइट। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, और अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा, आपका नुकसान होगा, ऑल दोस थिंग्स। सो हाउ डू यू प्रिवेंट इट? तो आप देखो आपके घर में आपकी मम्मी कैसे प्रिवेंट करती है उन चीज़ों को, उनको पता है, आपकी दादी को पता है, जो किचन संभालते हैं उनको पता है। अगर आपके घर में कोई मेल है जो किचन संभालते हैं तो उनको भी पता होगा कि हमको स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस करनी है। तो जो फार्मर है वो भी करता है, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करता है उसको, है ना, उसको फिर उसके बाद में प्रॉपर ड्राइंग करता है, सनलाइट में भी, शेड में भी। सो पहले साफ करेंगे तो उसमें जो भी मिट्टी लगी होगी, जो भी बैक्टीरिया होंगे, उसमें फंगस होंगे, जो भी होगा हम उसको साफ कर देंगे। उसके बाद सुखाएंगे उसको धूप में, फिर छांव में भी सुखाएंगे। उसके बाद फ्यूमिगेशन ऑफ यूजिंग केमिकल्स करेंगे, हम उस एरिया को फ्यूमिगेट कर देंगे, हम क्रॉप को कुछ केमिकल्स के वेपर्स डाल के उसको और डिसइंफेक्ट कर देंगे, जिससे जो भी फिर भी बचा होगा बैक्टीरिया या वायरस, कुछ भी बचा होगा, अब वो चीज उस पर स्टोर नहीं होगी। सो इट कैन किल पेस्ट्स। एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि आपका जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। वेयर हाउस मैनेजमेंट इज अ ह्यूज इशू, जहां पर आप ये सब टन्स एंड टन्स ऑफ ग्रेन्स जहां पर स्टोर होता है, वो वेयर हाउस को आपको ये सब चीजें ध्यान से देखनी चाहिए कि वो वहां पर मॉइस्चर कितना है, वहां पर कोई चूहे तो नहीं घूम रहे हैं, वहां पर सब क्लीन एरिया है कि नहीं है, फ्यूमिगेट कर रहे हैं कि नहीं केमिकल से, वेपर्स डाल के। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द स्टोरिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव क्लीन्ड एवरीथिंग, आपने चावल सब कुछ साफ करके रख दिया, बट आपने जो स्टोर किया है जिस वेसल में, वही अगर साफ नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी यूजफुल। सो द आइडिया इज दैट द वेयर हाउस शुड बी क्लीन एंड मैनेज्ड वेल, and your produce, your grains should be managed and cleaned well before you store it.
नाउ ऑल दीज थिंग्स विच वी हैव डन टिल नाउ, जो मैंने बहुत बार रिवाइज भी किया, ये सारी चीजें अगर आप इंश्योर करते हो तब आपका जो प्रोड्यूस है फाइनली यू गेट अ गुड यील्ड. नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट. आपके प्लेट में जो खाना आ रहा है, जो दाल है, जो चावल है, जो गेहूं है, और जो भी प्लांट प्रोड्यूस है आपके प्लेट में, आपके घर में, जस्ट इमेजिन दैट इट हैज गॉन थ्रू सो मेनी स्टेप्स. सीड्स वर चोजन, देन cropping patterns, irrigation and manure fertilizers were taken care of. Then उसको प्रोटेक्ट किया हमने, वीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह हमने डाले. उसके बाद जब हमने हार्वेस्ट किया तो उसको स्टोर किया, एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे लाए तब हमने उसको फिर से स्टोर किया. ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच गो इनटू वन प्लेट ऑफ फूड, राइट? गुड. सो लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which says what factors may be responsible for losses of grains during storage. So ये रहे factors, insects, rodents वगैरह वगैरह, बायोटिक है नहीं बायोटिक, राइट? So ये सब आप लिख सकते हो. अच्छा, इससे प्रॉब्लम्स क्या होगी? ये सब प्रॉब्लम्स होगी. सॉरी, ये लॉस इन वेट, लॉस इन क्वालिटी वगैरह, राइट? सो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर. और अभी हमने प्लांट रिलेटेड जो भी चीजें थी, क्रॉप रिलेटेड जो भी चीजें थी, वो सारी कंप्लीट कर ली. इसके बाद में शुरू होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री, then fish culture, then honey production वगैरह वगैरह. All these things will be starting from the next videos, animal produce. तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, and we will see you in the next video. Till then, पढ़ाई करते रहें.